कुछ मिसेलेनियस एग्जांपल्स पर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है। इससे पहले का जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने अलग अलग जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस को कंसिडर करते हुए डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। कुछ एक क्वेश्चंस कुछ लेवल पर लेंदी भी थे और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल उसमें हमें एनालिसिस करना होता है। पर्टिकुलरली ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, इंडिकेटर डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है जिसमें पीवी कर्व गिवन है तो पीटी या वीटी इस तरीके के कर्व्स हमें मॉडिफाई करने होते हैं, बनाने होते हैं। प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो उसी सीक्वेंस में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो कल के लेक्चर में हम कवर न कर पाए कल का इन द सेंस प्रीवियस लेक्चर में जो हम कवर न कर पाए उन क्वेश्चंस पर आज हम बात। सो आई हैव टू स्टार्ट टुडे विथ सीक्वेंशियली क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें एक इंडिकेटर डायग्राम गिवन है। यही इंडिकेटर डायग्राम और एक साइक्लिक प्रोसेस हमको पूरा पूरा यहाँ बताया गया है, ए टू बी टू सी टू वापस ए। वी आर यूजिंग 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करते हैं तो इट्स 3। तो ये एन का वैल्यू है अपना 3। नाउ द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट बी एंड सी। तो बी पर का टेम्परेचर जो है ये 500 केल्विन है और हम नोटिस करें तो सी पर का जो टेम्परेचर है ये 1000 केल्विन है। ओके, तो बी और सी का टेम्परेचर इन्होंने बता दिया है। फिर उसके बाद सी ए जो प्रोसेस है, तो सी से ए जाने का जो प्रोसेस है ये वाला, इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन हमें बताया जा रहा है 2500 जूल। फिर आर की वैल्यू बताई गई है। अब ये पूछ रहा है कि नेट हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, क्या है, कितनी हीट इसमें एक्सचेंज करनी पड़ी और पूरा सिचुएशन बताइए। तो यहाँ पर हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग मेंशन करते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा, लेट मी राइट इट लाइक दिस इन अ स्टैंडर्ड वे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम ये बात नोटिस करेंगे कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये बिल्कुल साफ साफ हमें बताया गया, साइक्लिक प्रोसेस। और हम इस कंसेप्ट को जानते हैं कि किसी भी किस्म के साइक्लिक प्रोसेस में, जब प्रोसेस साइक्लिक होता है तो उसमें इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये फंडामेंटल पता है ना आपको? यस। तो अब बात ये बची कि जितनी भी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई होगी या रिलीज हुई होगी वो पूरी तरीके से इस बात पे बेस करती है कि यहाँ पे वर्क डन कितना। अब गौर करें यहाँ पे तो वर्क डन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी, बी सी, सी ए। सो इस वर्क डन को बच्चों हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी वर्क डन या जो भी हीट यहाँ पे आई होगी उसमें वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू ए बी पार्ट रहा होगा, देन वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू बी सी पार्ट रहा होगा, एंड देन वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू सी ए पार्ट रहा होगा। हाउएवर सी ए का जो वर्क डन है उसका मैग्नीट्यूड हमें बताया जा चुका है, दैट इज 2500। फर्दर मोर बच्चों मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं कि ए बी में कोई वर्क डन नहीं हुआ है। क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकते हैं कि ए बी में कोई वर्क डन क्यों नहीं हुआ? आइसोकोरिक प्रोसेस। वेरी गुड। आप जब इस ए बी प्रोसेस को देखते हैं तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए पर जो वॉल्यूम करस्पॉन्ड कर रही है बी पर भी वही वॉल्यूम है, तो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। एंड वी नो वेरी वेल कि आइसोकोरिक प्रोसेस में कभी भी कोई भी वर्क डन नहीं होता है। अब बच गए 2 पार्ट्स, बीसी। जो बीसी एक ऐसा प्रोसेस है, तो आप ध्यान से आइसो देखिए तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, बीसी इज आइसोबारिक, लेट मी जस्ट मेंशन हियर कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, जबकि ये वाला जो प्रोसेस था ये कैसा था? आइसोकोरिक प्रोसेस था। अब सोचें बेटा कि आइसोबारिक प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे लिखते हैं? तो आपको याद होगा हम लोग लिखते हैं पीडीवी, करेक्ट है ना?
प्लस ये जो भी वर्क डन सीए प्रोसेस में यहाँ आया होगा। अब फिर हम यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एट बी एंड वॉल्यूम एट सी, ये नहीं बताया गया। तो इस चीज को बच्चों हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखें, पी डीवी हटा के मैं लिख रहा हूं एन आर डेल्टा टी। सही जा रहे हैं? यस। क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की कंडीशन में यहाँ पे एक्सप्लोर करूंगा एंड देन आई विल बी राइटिंग एनआर डेल्टा टी। अब नोटिस करें एन आर, अब ये जो डेल्टा टी है इसमें फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। इनिशियली जो है ना हम लोग बी पर थे और फाइनली हम लोग सी पर पहुंचते हैं, तो आई मस्ट मेंशन हियर दैट द टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर एट बी, एंड देन इन कंटिन्यूएशन आई मस्ट गो विथ द वर्क डन फॉर अ प्रोसेस ऑफ सी। अब बारी आती है बच्चों कि हम इसमें सारे नंबर्स या डेटा को पुटअप करते हैं। एन 3 मोल, आर का वैल्यू हमें बताया 25/3, हालांकि हम जानते हैं ये 8.314 होता है, लेकिन बहुत बार कैलकुलेशन में हम इसे 25/3 लेते हैं, ये डिवीजन करने पर हमें 8.314 ही मिलता है। सी पर का टेम्परेचर ये गिवन रहा 1000 और बी पर का टेम्परेचर ये गिवन रहा 500 केल्विन। सो आई विल बी जस्ट पुटिंग अप हियर दिस एज 1000 माइनस ये 500 माइनस 2500। अब आप सोचें यहाँ मैंने अचानक से ये प्लस हटा के माइनस क्यों लिया? ये जो 25 मैग्नीट्यूड दिया है मैंने इसको माइनस में क्यों लिया? आप इस बात को क्विकली गेस कर पाएंगे कि सीए जो प्रोसेस है ना ये कंप्रेशन है, करेक्ट है ना? सी की वॉल्यूम देखो और ए की करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम देखो, ए की वॉल्यूम तो कम है फाइनल, तो सीए प्रोसेस कंप्रेशन है। कंप्रेशन में हम जानते हैं कि हम वर्क डन हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये 3 और ये 3 कट गया, 1000 माइनस 500 हो जाएगा 500, 500 इंटू 25, ठीक है, 500 इंटू 25 यानी कि मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 2500। दिमाग चलाएं जरा, क्या है आंसर? सो डेल्टा क्यू will now become 12500 माइनस 2500। 2500 यहां से माइनस कर लें हम और फिर फाइनल आंसर बता दें आप, इसमें हीट आ जाएगी हमारी 10,000 जूल। करेक्ट है? अब देखने वाली बात यह है कि ये जो आंसर हमें यहां मिल रहा है ये पॉजिटिव मिल रहा है। क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछा ना इसने कि हीट यहां पे आप एब्जॉर्ब कराओगे या रिलीज कराओगे, तो हीट तो हमें पॉजिटिव मिली। पॉजिटिव हीट का मतलब यह है कि सिस्टम का फायदा हुआ, यानी कि यहां पर हीट क्या हुई है? एब्जॉर्ब्ड। करेक्ट जा रहे हैं? यस। Heat absorbed. So this is a simple question to go for. अब आइए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हैंडल करते हैं, काफी लेंदी होने वाला है और आज के सीक्वेंस में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। स्टार्ट करते हैं। वंस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन उसके बाद लेक्चर हार्डली 10 से 15 मिनट का ही बाकी बचेगा। इस पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, या अगर आप चीजों को जल्दी समझ पाते हैं तो वो भी आसानी से हो जाएगा। नाउ n moles of a diatomic gas has are undergoing a cyclic process of ABCD। तो ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, ABC आना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी मेड करेक्टेड ABC। साइक्लिक प्रोसेस में जहां से निकले वहां पे वापस आओगे ना आप, इट शुड बी ABC and A, yes, as shown in the figure. Now the temperature at A is T0। तो यहाँ A पॉइंट का जो टेम्परेचर है ये T0 है, जबकि हमें ये भी बताया जा रहा है कि ए पॉइंट की जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है वो V0 है, ए पॉइंट का करस्पॉन्डिंग प्रेशर P0 है। ये सब बदलता जा रहा है। अब हमें 1 2 3 4 5 चीजें पूछी हैं, 1 2 3 4 5 चीजें पूछी। सबसे पहले तो इसने ये पूछा कि भाई वॉल्यूम एट सी क्या होगा। सो बिफोर आई मूव ऑन विथ एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि ये AB जो प्रोसेस है, AB
ये कैसा प्रोसेस है? Isocoric. वेरी गुड। तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस की खास बात ये होती है कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। करेक्ट है, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन लगाए ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन आर और वी भी कांस्टेंट कर देते हैं, तो पी और टी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब इस बिना पे बच्चों, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? करेक्ट है। Yes. या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टी नीचे ले लूंगा, बाकी सब तो कांस्टेंट ही बचा ना यहाँ। अब इसे कंपेयर करें आप। कंपेयर किस लिहाज से करें? आप ऐसे करें कि प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू ए डिवाइडेड बाय टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू बी बाय टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू बी। अब आप खुद देखें और बताएं कि प्रेशर एट ए कितना है? P naught. P नॉट। टेम्परेचर एट ए कितना है? T T नॉट। naught. शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी कितना है? 2 P naught. 2 P नॉट। और टेम्परेचर एट बी हमें पता नहीं है, तो निकालना है। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 2T नॉट। तो हमें पता चल गया कि बी पर जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2T नॉट। क्लियर हो गई बात? ऐसा नो। Yes. अब देखते हैं बीसी प्रोसेस। जरा सोचें कि ये बीसी प्रोसेस कैसा है। Isobaric. वेरी गुड। ये प्रोसेस है बच्चों आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेशर कैसा रहा? Constant. तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये माना जाए कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में पी तो कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या? वी और टी, विच गिव्स मी अ पॉसिबिलिटी टू राइट वॉल्यूम बाई टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। सही जा रहे हैं? Yes. तो विद दैट मीनिंग क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वॉल्यूम एट बी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट बी should be equal to volume at C divided by temperature at C. Just comparing for C. Yes or no? Yes. अब B की वॉल्यूम कितनी है? 2P नॉट। V. B का टेम्परेचर कितना है? V naught. B का टेम्परेचर 2T नॉट है। करेक्ट है ना? V naught upon 2 T naught. एक सेकंड। हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम की बात चल रही है, सॉरी फॉर दैट। तो इसका वॉल्यूम हमें लिखना है V नॉट, और इसका वॉल्यूम इसका टेम्परेचर लिखना है 2T नॉट इज इक्वल टू VC। ये हमें पता नहीं है, और इनफैक्ट TC भी हमें पता नहीं है। VC TC दोनों हमें नहीं पता। तो अब इस इक्वेशन में हम आगे नहीं बढ़ सकते अनटिल अनलेस हम किसी तरीके से C का टेम्परेचर आइडेंटिफाई कर लें। अब क्वेश्चन ये है कि हम C का टेम्परेचर कैसे पता कर सकते हैं? हाउ एग्जैक्टली वी कैन गेट एन आंसर फॉर द टेम्परेचर ऑफ C? तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक हमको लगानी पड़ेगी। आप देखें, C टू A जो लाइन चल रही है, क्या वो स्ट्रेट लाइन है? यस। C से A जो लाइन चल रही है वो कैसी लाइन है? वेल,
तो इस पूरे प्रोसेस में हमको एक दूसरे अप्रोच में सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, बिकॉज इस जगह से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इस इक्वेशन में हमारे पास कोई ऐसा दूसरा फैक्टर नहीं है जिसे हम सब्स्टिट्यूट कर पाए। जैसे कि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि सी का वॉल्यूम कितना है, या एग्जैक्टली हमें ये भी नहीं पता है कि सी का टेम्परेचर कितना है। तो हमें थोड़ा सा दूसरा अप्रोच या एक दूसरे सेंस का कैलकुलेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा आगे। कैसे, वो ध्यान से देखें। यहां जो ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, यहां इस पॉइंट को मैं लेबल कर देता हूं ओ। लेट मी लेबल इट ओ। अब ना बच्चों, मैं इसमें एक ट्रायंगुलर कंसिडरेशन करता हूं ऐसे। दिख रहा है ये ट्रायंगल आपको, ओ ए वी नॉट, ठीक है, ओ ए वी नॉट, दिखा ये ट्रायंगल। सो लेट मी राइट दैट ट्रायंगल हियर, ओ ए वी नॉट, एंड लेट्स टेक अनदर ट्रायंगल ओ सी वी। ये दिख गया आपको? Yes. हाँ, तो ट्रायंगल आ गया ओ सी वी। आप अगर नोटिस करेंगे ना तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे? तो इन दोनों ट्रायंगल का, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये एंगल कॉमन है। यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और यहाँ जितना एंगल बन रहा है यहाँ पे भी उतना ही एंगल बन रहा है। मतलब ये एंगल 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 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट, और यू में से दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे निकले? Similar. सिमिलर। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो कैसा होता है? Equal. इक्वल होता है, सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, CV डिवाइडेड बाय ए वी नॉट कर देते हैं, ठीक है। CV डिवाइडेड बाय ए वी नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू OV डिवाइडेड बाय OV नॉट। चलेगा? तो ये हो गया OV डिवाइडेड बाय OV नॉट। अगर देख के बताओ कि CV साइड कितना है? 2p naught. 2p नॉट, शाबाश बेटा, ये है 2p नॉट। और देख के बताओ ए वी नॉट ये साइड कितना है? P naught. p नॉट, बहुत अच्छे, शाबाश। इक्वल OV, मतलब एक्चुअल में ये वॉल्यूम निकालना है यहां तक का। OV का मतलब ये हुआ बेटा कि वॉल्यूम ऑफ C, है ना, C पॉइंट का वॉल्यूम। OV का मतलब यही हुआ। अच्छा, OV नॉट का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ए। V naught. और वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ए कितना है? V नॉट। सही जा रहे हैं? Yes. O से V मतलब A पॉइंट का वॉल्यूम हुआ ना बेटा, A पॉइंट का वॉल्यूम हो गया ये, ठीक है, और वो V नॉट है। अब यहां छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये P नॉट कैंसिल हो गया, एंड आफ्टर कैलकुलेशन हमें मिलता है VC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V नॉट। डन। इनफैक्ट जाने अनजाने में हमने ये वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ C पॉइंट कितना होगा, तो आंसर है 2V नॉट। क्लियर है बात? माइक ऑफ रखें प्लीज। ओके, सो वी गॉट द आंसर फॉर दिस पार्ट, बट इट विल हेल्प अस टू कंटिन्यू हियर इन दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर अटक रहे थे, क्योंकि हमारे पास VC का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं था और TC का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं था। टेम्परेचर एट C भी हमें पता नहीं था, और वॉल्यूम ऑफ C भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता। अब हमें वॉल्यूम ऑफ C पता चल चुका है। तो यहाँ इस पॉइंट पे अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो ये हो जाता है बेटा V नॉट डिवाइडेड बाय 2T नॉट इज इक्वल टू, VC की जगह क्या लिखें सोचें? 2V naught. 2V नॉट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ पॉइंट C। एक छोटा सा सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर ऑफ C पॉइंट विल बिकम 4T नॉट। डन विद दिस। क्योंकि हम देखेंगे कि यहां से ये वी नॉट फैक्टर और यहां से ये वी नॉट फैक्टर कैंसिल हो गया, C क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ये C यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 2T नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बिकम 4T नॉट। तो हमें ये भी पता चला कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमको कितना मिल रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है 40 नॉट इस पूरे प्रोसेस में। डन।
ये सुनो, Yes. क्योंकि ए का टेम्परेचर हमें मिला T0, बी का टेम्परेचर हमको मिला 2T0, और अब हमने सी का भी टेम्परेचर एस्टिमेट कर लिया और सी का टेम्परेचर हमें मिलता है 4 टाइम्स ऑफ T0. So जो maximum value of temperature we are going to get here is that 4T0. So out of 5 we have completed first two questions. अब थर्ड और फोर्थ, ये एक कंबाइन लेवल का क्वेश्चन है. इसमें पूछ रहा है कि टोटल हीट हमने कितना दिया है, और अगर पांचवे में चौथे में ये पूछ रहा है कि अगर हीट रिजेक्ट हो रही है तो फिर कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है. इसके लिए एक पूरा कैलकुलेशन हमें बनाना होगा कि हर एक प्रोसेस में कहाँ कितना वर्क डन हुआ, कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, और उस हिसाब से फिर हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करते हुए ये पता करना होगा कि कितनी हीट हमने यहाँ पे दी. तो हम प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं. सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एबी प्रोसेस की. आपने देखा एबी प्रोसेस कैसा है? Isocoric. आइसोकोरिक है. आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते ही हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है, 0. Zero. इसका मतलब जो भी हीट एबी प्रोसेस में आई होगी वो सारी की सारी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में यूटिलाइज हुई होगी, क्योंकि वर्क डन तो 0 है. करेक्ट हो गई बात? आप अगर यहाँ थोड़ा सा रियलाइज करते हैं ना बच्चों, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन बनता है NCV डेल्टा टी. ध्यान लगाएं, गौर करें, NCV डेल्टा टी. करेक्ट हो रहा है? Yes. ठीक है. अब आए ये जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये एबी प्रोसेस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. सो नाउ यहां देखें, अब एबी प्रोसेस के लिए N तो हमें पता नहीं है कितने मोल है. सीवी के बारे में हम ये जरूर कह सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी 5/2R. आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, 5/2R कैसे आ गया? तो आई वुड सजेस्ट यू टू रेफर द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. कौन सी टाइप की गैस है यहाँ? Diatomic. डायटोमिक. और डायटोमिक गैस के लिए सीवी का वैल्यू होता है 5/2R. ठीक है. अब टेम्परेचर का चेंज. सो ए पर कितना टेम्परेचर था? T0. T0. बी पर कितना था? 2T0. 2T0. करेक्ट है ना? ये तो हमने निकाल लिया. और बी फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करें तो 2T0 माइनस T0 करें तो यहाँ पे आंसर क्या आया? T0. T0. यानी कि इस पूरे प्रोसेस में अगर हम हीट की बात करें, सो ये हमको मिला 5/2 nRT0, और ये हीट हमने सप्लाई की होगी, ऐड की होगी, गिवन है, गैस को मिली है, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव आया. डन? ठीक है बेटा. Yes. अब देखना है बीसी प्रोसेस में. ठीक है, क्योंकि उसने टोटल हीट के बारे में सवाल पूछा कि भाई कितनी हीट गिवन है और कितनी हीट रिजेक्टेड है. मतलब ये दोनों चीजें मैं एक साथ आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं, कितना दिया और कितना रिजेक्ट हुआ है. नेगेटिव आंसर अगर आता है तो रिजेक्टेड हीट होगी, और पॉजिटिव आंसर आता है तो फिर वो गिवन हीट होगी. अब आप मुझे बताएं बीसी प्रोसेस कैसा है? Isobaric. आइसोबारिक है. वेरी गुड. आइसोबारिक प्रोसेस में जब हम हीट की बात करते हैं, हालांकि यहाँ पे वर्कडन वगैरह हुआ होगा, नो डाउट, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई होगी, वर्कडन भी हुआ होगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट हीट की बात करूं ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ऐसा होता है. रिकॉल करें बेटा, रिकॉल करें. Yes. कांस्टेंट प्रेशर हीट डायरेक्ट कैलकुलेट होती है. ये सुनो, Yes. ठीक है ना? आई होप आप ये चीजें रिकॉल कर पा रहे हैं. सो दिस विल बिकम एन. सीपी बच्चों मैं लिखूंगा 7/2R. अब आप सोचें 7/2R क्यों लिखा? सीपी तो डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए सीपी होता है 7/2R. डेल्टा टी, अच्छा अब डेल्टा टी पे हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा. तो बी से सी जा रहे हैं, हमें याद करना चाहिए कि सी का टेम्परेचर हमने अभी अभी निकाला था 4T0. तो फाइनल माइनस इनिशियल करें, फाइनल 4T0, इनिशियल 2T0, दोनों को माइनस करें, कितना आंसर आएगा? 2T0. 2T0. तो हम देखें 2 ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है और हमें मिलेगा 7nRT0. ठीक हो गया. अब आप मुझे ये बताएं कि ये भी कैसी हीट है, गिवन है या रिजेक्टेड है, टेकन है, Given. एक्सट्रैक्टेड है? गिवन है ना ये भी.
ओके, अब लास्ट एसी प्रोसेस पे भी बात करनी पड़ेगी। एसी प्रोसेस कैसा है? सो एसी प्रोसेस हमारी किसी भी कैटेगरी में नहीं बैठता है। ना तो आइसोबारिक कहेंगे हम, ना आइसोथर्मल कहेंगे, ना आइसोकोरिक कहेंगे, और ना ही एडियाबैटिक कहेंगे, क्योंकि ऐसी स्ट्रेट लाइन हमारे किसी भी प्रोसेस के क्राइटेरिया में नहीं आती। बात आई बच्चों समझ में? अब देखें, इसमें हमको पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा, पूरा पूरा फुल लेंथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो एसी प्रोसेस, एसी नहीं, रादर मुझे कहना चाहिए सीए प्रोसेस, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हम सी पर ऑलरेडी आ चुके हैं और फिर हम गो बैक कर रहे हैं ए पर। तो इट विल बी नाउ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब क्वेश्चन आता है कि हम इंटरनल एनर्जी कैसे निकालें। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखें, इंटरनल एनर्जी आएगी एनसीवी dt, लेकिन ये जो dt होगा ना, ये सीए प्रोसेस के लिए होगा, यूं ही नहीं होगा, प्लस वर्क डन। क्वेश्चन आता है वर्क डन कैसे निकालें। तो बेटा यहां वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि सीए प्रोसेस के नीचे का जो एरिया आ रहा है वो एरिया मैं लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये ना तो आइसोबारिक है, ना ही आइसोकोरिक है, ना ही आइसोथर्मल है, और ना ही आइडियोबैटिक है। आई डोंट हैव एनी आइडिया, इस तरीके की लाइन है ही नहीं किसी भी प्रोसेस में। तो हम यहाँ पर जनरल अप्रोच इस्तेमाल करेंगे कि भाई इसमें वर्क डन कितना हुआ है, तो हम इसका एरिया अंडर कर्व ले लेंगे। अब आप बताएं एरिया अंडर कर्व हम कैसे लें। तो ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग निकालेंगे हाफ जो पैरेलल साइड्स हैं उनका एडिशन। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? पी नॉट और 2p नॉट, इन दोनों का एडिशन करें। सो दिस विल बिकम p नॉट 2p नॉट इनटू जो ट्रेपेजियम की हाइट है, मतलब ये ऐसी हाइट देखनी पड़ेगी, अभी पैरेलल साइड ऐसी होंगी तो हाइट सी होगी, तो इसकी हाइट। तो बच्चों ये v नॉट था, और ये v की जगह कितना आ गया था अपना 2p नॉट। तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? v नॉट। तो बस मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए v नॉट। अब इसे मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेशन पूरा करें। हाँ एक सेकंड रुकें, ये वी नॉट नहीं आएगा, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो माइनस वी नॉट आएगा। आप बोले ऐसा क्यों? तो इनिशियल 2v नॉट है और फाइनल v नॉट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। सो ये माइनस क्यों आया, समझ में आया आपको? यस, माइनस क्लियर हो गया सबको? सी से ए वापस जा रहे हैं हम लोग, तो इनिशियल वॉल्यूम सी की 2v नॉट है और फाइनल वॉल्यूम v नॉट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि v नॉट माइनस 2v नॉट करेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस यस और नो? Yes. ओके। अच्छा, आप यहाँ पे अगर माइनस नहीं भी लगाना चाहते हो तो एक लॉजिक ऐसे सोचें, आप ये क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो सीए प्रोसेस में, तो जाहिर बात है ये वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए। तो आपने अगर यहाँ माइनस नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे वर्क डन को नेगेटिव ले लें और एरिया को उसके मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट कर लें, ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। नाउ लेट्स पुट अप ऑल द नंबर्स हियर। सो आई विल बी गेटिंग n, cv तो मैं जानता हूं 5/2r। चेंज ऑफ टेम्परेचर, देखिए चेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ कितना टेम्परेचर है 4t नॉट और यहाँ कितना टेम्परेचर है t नॉट, तो चेंज कितना हुआ? -3t नॉट। शाबाश, -3t नॉट। सिर्फ 3t नॉट नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, क्योंकि फाइनल t नॉट है और इनिशियल 4t नॉट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। फिर ये नंबर भी माइनस हो गया, दिस विल बिकम 2 3p नॉट v नॉट। देखिए डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा ना, कुछ साउंड्स है। सो दिस विल बिकम -15/2 nRT नॉट माइनस 3/2 p नॉट v नॉट। करेक्ट हुआ?
Yes. So this will now become minus 15/2 nr t नॉट माइनस 3/2 p नॉट v नॉट को आप सीधे सीधे लिख सकते हो nr t नॉट, करेक्ट है? Yes. क्योंकि टेम्परेचर भी वहां पर ए के पॉइंट को रेफर करोगे ना आप, तो पी नॉट वी नॉट और टेम्परेचर भी टी नॉट ही है, तो पी नॉट वी नॉट हटा के आप सीधे सीधे मेंशन कर दो। अब इसे सॉल्व करें आप, इसे सॉल्व करें तो ये -15 -3 विल बिकम -18 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिलेगा -9 nr t नॉट। अब आप बोले यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुई है क्या? Yes. यस, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हीट है ये रिजेक्टेड है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये रिजेक्टेड हो गई हीट? Negative. नेगेटिव आंसर आया। तो ये जो ये पूछ रहा है ना यहाँ पे कि क्या हीट कहीं रिजेक्ट होगी, तो यस, हीट रिजेक्ट होगी सीए प्रोसेस में, और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजेक्शन जो है वो कितना निकल रहा है, -9 nr t नॉट, इतना चल रहा है। अब लास्ट में इसने हमसे ये पूछा कि फाइंड आउट इफिशियंसी, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी यूजुअली जो है हीट के प्रोसेस में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय अ सिंबल ईटा, ठीक है ना? यहाँ कंफ्यूजन न करें, वैसे भी हम लोग पैरेलली विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं, वहां पर भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा आता है, तो कोई टेंशन न लें। ये जो ईटा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ये एफिशिएंसी है। अब इफिशियंसी के बारे में एक बेसिक बात याद रखें बच्चों, हमेशा इफिशियंसी हमेशा होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। किसी भी चीज की इफिशियंसी तो इसी तरीके से चेक होने होगी ना, कि हमने आपको इतना इनपुट दिया था तो आपने उसके बदले में हमें कितना आउटपुट दिया है। अगर इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हैं तो फिर 100% इफिशियंसी हो जाएगी। तो यहाँ आउटपुट किस चीज से गिना जाता है? तो बच्चों आउटपुट जो यहाँ गिना जाता है ना, वो सीधा सीधा वर्क डन के शक्ल में गिना जाता है, टोटल प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है। और इनपुट कैसे गिना जाएगा? तो आंसर सिंपल है, इनपुट गिना जाएगा कि आपने कितनी हीट दी, ठीक है ना? तो ये मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, वर्क डन जो आउटपुट की शक्ल में है और इनपुट जो है वो हीट की शक्ल में है। गेटिंग द पॉइंट? अब हीट गिवन जो है वो सीए प्रोसेस में नहीं है, हमें सिर्फ गिवन हीट की बात करनी है यहाँ पे। तो गिवन हीट यहाँ पर है, ये गिवन है 5/2 nr t नॉट, और ये गिवन है 7 nr t नॉट। अब रहा सवाल भाई इसका वर्क डन कैसे निकालें? तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, पूरा प्रोसेस अगर मैं कंसीडर करता हूं तो वर्क डन आता है एरिया अंदर कर्व, नॉट अंडर। बात समझ रहे हैं? ये सुनो, Yes. तो आप सोचें अगर मैं इस चीज के लिए वर्क डन लिखूं तो वो मुझे लिखना पड़ेगा हाफ बेस। बेस ये है बेटा, ये यहां से लेके यहां तक, ये ऐसा ट्रायंगल गिन लें आप। तो बेस वॉल्यूम के पैटर्न में अगर मैं लिखता हूं तो 2 वी नॉट और वी नॉट का डिफरेंस कितना आया? बेस वी V नॉट। naught. और हाइट कितनी आई? P naught. पी नॉट। वेरी गुड। तो हमारे लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ पी नॉट वी नॉट। इनपुट हीट, हीट तो हमें देखना पड़ेगा भाई कितनी कितनी हीट हमने इनपुट की है। तो एक इनपुट यहाँ हो रहा है 5/2 nr t नॉट, और दूसरा इनपुट यहाँ हो रहा है 7 nr t नॉट। तो ये हमें यहाँ ऐसे मेंशन करना पड़ेगा 5/2 nr t नॉट प्लस 7 nr t नॉट। अब इस कैलकुलेशन को कुछ इस अंदाज में आगे बढ़ाएं कि ये हाफ तो जैसा वैसे रहने दें, पी नॉट वी नॉट हटा करके लिख दें nr t नॉट डिवाइडेड बाय nr t नॉट, कॉमन ले लें, ब्रैकेट में चलाएं 5/2 प्लस 7, ठीक हो गया? तो ईटा इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि ये nr t नॉट और ये nr t नॉट फैक्टर कैंसिल हो गया, यहां ऊपर बचा हाफ, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 14 प्लस 5 यानी कि 19/2। तो इफिशियंसी हो गई 1/19, करेक्ट है? ये सुनो, Yes. आप चाहें तो इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं। परसेंटेज में निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका ये होगा कि जस्ट मल्टीप्लाई विद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इट वाज अ लिटिल लेंदी क्वेश्चन टू गो फॉर, बट बहुत सारी बातें हमें इसमें खुल के समझने का, देखने का मौका मिला। इसे और एक बार देखिए रिकॉर्डिंग्स में, जब ये अवेलेबल हो जाएगा आपको होपफुली, तो और एक बार देखिए इसको।
और चीज़ों को और केयरफुली समझने की कोशिश करें। डन विद दिस? यस। नाउ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस एंड देन दिस डिस्कशन विल एंड। फिगर शोज अ वीटी डायग्राम, तो ये वी और ये टी, ओके, एक साइक्लिक हाइपोथेटिकल हीट इंजन के बारे में है ये। अब ये कह रहा है कि इसका पीवी और पीटी डायग्राम बनाओ, पीवी भी बनाओ और पीटी भी बनाओ, ठीक है ना? तो कोशिश करते हैं, इस तरफ बनाते हैं पीवी, सॉरी, आप पहले तो बताएं मुझे ए बी प्रोसेस कैसा है। वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन। आइसोबारिक। वेरी गुड, शाबाश। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये माना जाएगा बच्चों कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस स्ट्रेट लाइन का। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये उसी वक्त हो सकता है जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। मतलब हम ए बी प्रोसेस को ऐसे बता सकते हैं। आई होप, आई होप यू आर गेटिंग इट। यस, ऐसा नो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोले। यस। ए बी प्रोसेस आइसोबारिक, आइसोबारिक मैंने अंदाजा कैसे लगाया? ए ए बी जो लाइन है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन आई। अच्छा आप बताओ बीसी कैसा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है, वो तो दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन इसमें ना वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है, ये समझने वाली बात है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है। तो मैं ऐसा कर्व नहीं बना सकता अब यहाँ पे, यूं नहीं बना सकता मैं। तो वॉल्यूम का रिडक्शन दिखाना है मुझे, तो पीछे की तरफ दिखाना पड़ेगा, या इधर पीछे ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो बेटर वे मैं क्या करता हूं, ये जो ए बी है इसको नीचे ले लेता हूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसके बाद ये ऐसे दिखाते हैं, ये सी, क्या कहते हो? यस। नहीं जा रहे हैं? आइसोथर्मल इसी तरीके का हाइपरबोलिक कर्व आता है ना, डेफिनेटली इट इज टू बी शोन एज कंप्रेशन, क्योंकि देखिए बी का वॉल्यूम ज्यादा है और सी का वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ बी के लिए वॉल्यूम कम है और सॉरी ज्यादा है, और सी के लिए ये वॉल्यूम कम हो गया। अब आते हैं सीडी प्रोसेस, सीडी कैसा है? सीडी ये लाइन कैसी दिख रही है आपको? सीधी दिख रही है, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या? वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस। वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब हो सकते हैं? आइसोबारिक। जब प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, तो इसका मतलब ये भी आइसोबारिक है, और ऐसा आइसोबारिक है जिसमें वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। तो इस ग्राफ को थोड़ा और करेक्ट करना है मुझे, थोड़ा और स्पेस अवेलेबल करा के देते हैं। तो ये हो गया अपना प्रेशर, ठीक है? अब वो ध्यान से देखिए, ऐसे बताना पड़ेगा मुझे, सही जा रहे हैं? यस। हम्म। अब बचा कौन? डीए। डीए कैसा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। तो क्या मैं चुपचाप से अब ये लास्टली इसको ज्वाइन करा दूं ऐसे, और एरो यूं दे दूं, वॉल्यूम इंक्रीज दिखा रहा हूं देखो, तो इस ग्राफ का पीवी ऐसा बनेगा। आ गया सबके समझ में? यस सर। हम्म। अब बनाते हैं पीटी। ट्रायल एंड एरर करने पड़ते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं बनते हैं। देखो पहली गलती मुझसे क्या हुई थी, ये बनाते वक्त मैंने ए बी ऊपर ले लिया। दूसरी गलती ये भी कि यहाँ पे मुझे मार्जिन मिला ही नहीं, थोड़ा और आगे करना पड़ा मुझे ग्राफ। तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर आपको दिमाग में चलाना पड़ेगा। हाँ, अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम फौरन ही चेक कर सकते हैं उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आप बताओ ए बी कैसा है? आइसोबारिक। आइसोबारिक है। सो लेट मी ट्राई नाउ कंसिडरिंग इट लाइक दिस।
टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। ये रहा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ए का टेम्परेचर कम है, बी का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। ए बी स्ट्रेट लाइन है तो वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, ये दिमाग में आपकी स्टोरी आनी चाहिए। ठीक हो गया। नाउ व्हाट अबाउट बीसी? व्हाट अबाउट बीसी? Iso. आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में वॉल्यूम ड्रॉप हो रही है, देखो वॉल्यूम कम हो रही है। आइसोथर्मल वॉल्यूम कम हो रही है मतलब प्रेशर क्या हो रहा होगा? कम. कम। ज्यादा. ज्यादा। कहानी को समझो बच्चों। प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉयल्स लॉ। तो क्या होगा यहाँ पे? ऐसा आ जाएगा। Increase. नहीं जा रहे हैं। और आइसोथर्मल मतलब ये सीधी लाइन ही निकालनी पड़ी आपको। अच्छा, अब सीडी क्या होगा? फिर एक बार आइसोबारिक होगा। टेम्परेचर का डिक्रीज दिखा दूं मैं ऐसे बराबर से? आ गया सबके समझ में? यस। सी टू डी स्ट्रेट लाइन, यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, सी से डी टेम्परेचर कम हो रहा है, सी का टेम्परेचर ज्यादा है, डी का टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये टेम्परेचर यहाँ सी का ज्यादा, डी का कम, कम हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट। गॉट द आइडिया? क्लियर? लास्ट ये क्या करना चाहिए आप ही बता दो। Straight line. चुपचाप से इसको ज्वाइन करा दें और फाइनली ये एक एरो नीचे बना दें, खत्म हो गई बात। आइसोबारिक आइसोथर्मल, आइसोबारिक आइसोथर्मल, दैट्स इट। तो इसका पीटी कर्व ऐसा आएगा, सोचने वाली बात है। हो गया क्लियर? Yes. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और लेट मी टेल यू दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, फोकस करें। एक हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल चल रही है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व गिवन है, कैलकुलेट वर्क डन बोल रहा है, और वो भी वर्क डन 25 साइकिल्स के लिए निकालना है। तो इट्स अ फुल साइकिल। यहाँ जो वॉल्यूम है ये 10⁻³ में है, याद रखिए। और यहाँ जो ये प्रेशर है ये 10⁵ पास्कल के यूनिट में है। 1 2 3 फिर विल बी द इट्स मैग्नीट्यूड, ऑर्डर इसका 10⁵ है, इसका 2 4 6 मैग्नीट्यूड है और ऑर्डर 10⁻³ आप मुझे एक बात बताएं बच्चों, इसमें वर्क डन में कैसे निकालूं? यस, टेल मी। तो हमने ये कई बार कहा है, क्लोज लूप के लिए वर्क डन हमेशा क्या होता है? एरिया अंदर का. अंदर। तो ये क्या दिख रहा है शेप में? सर्कल। Circle. सर्कल का एरिया Pairs. पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना होगा? ये गड़बड़ है, क्योंकि एक रेडियस अगर तुमने प्रेशर एक्सिस के हिसाब से गिनोगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, और दूसरा रेडियस अगर तुम वॉल्यूम एक्सिस के हिसाब से गिनोगे तो अलग वैल्यू मिलेगी। तो करें क्या? क्या करें? तो बेटा मैं एक बात तुमको बता रहा हूं, देखो बेसिकली ना ये पाई आर स्क्वायर है, लिखना मत, बस गौर से सुनना। क्या पाई आर स्क्वायर का मतलब ऐसा हो गया पाई इंटू आर, यही मतलब हुआ ना? तो यहाँ एक जो रेडियस लोगे ना तुम, ये प्रेशर एक्सिस के हिसाब से लेना, और दूसरा जो रेडियस लोगे तुम ये वॉल्यूम एक्सिस के हिसाब से लेना। आइडिया क्लियर हुआ आपको? Yes. अब डायरेक्टली भी तुम रेडियस ले नहीं सकते, तो तुम क्या करो, डायमीटर लो। जैसे वॉल्यूम एक्सिस का डायमीटर कितना है? 10 है। दिखा, ये पॉइंट 1 पे आ रहा है और ये वाला पॉइंट 11 पे आ रहा है, तो इसका डायमीटर कितना हो गया? 10. 10। प्रेशर एक्सिस का डायमीटर 10 है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करो तुम, तो ये आपको ये वाला प्रेशर एक्सिस का रेडियस मिल जाएगा। अब वॉल्यूम एक्सिस का रेडियस कैसे लोगे? तो वॉल्यूम एक्सिस का डायमीटर कितना है? 4. 2 और 6 यानी कि 4 है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करो आप, तो आपको वॉल्यूम एक्सिस का रेडियस मिल जाएगा। तो ये चीज जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, इसको आमतौर पर ऐसे लिखा जाता है, गौर करें, पाई डेल्टा पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई 2। अब आप फील करें जो मैंने लिखा है,
ये वही है जो मैं अभी आपको कह रहा था कि भाई वॉल्यूम एक्सिस का डायमीटर निकालो, उसका आधा करो, प्रेशर एक्सिस का डायमीटर निकालो, उसका आधा करो, और फिर पाई से मल्टीप्लाई करो, मतलब पाई इंटू आर। अब आर एक मैग्नीट्यूड का नहीं है, दो अलग अलग मैग्नीट्यूड के आर हैं। हालांकि वो सर्कल के रेफरेंस में उतना ही रेडियस बनाएंगे, सर्कल पूरा बन रहा है, ठीक है, लेकिन रेडियस के रिप्रेजेंटेशन प्रेशर के हिसाब से हो रहे हैं और वॉल्यूम के हिसाब से हो रहे हैं। तो ये प्रेशर एक्सिस का रेडियस बन गया और ये वॉल्यूम एक्सिस का रेडियस बन गया। क्या आप मेरी बात अच्छे से क्लिक कर पा रहे हैं? दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको जेईई या नीट में मिल जाएंगे। आर थिंग्स क्लियर? Yes. ओके। बट इसमें एक और चीज है बच्चों, हमको ये वर्क डन कितने साइकिल्स के लिए निकालना है? 25. ये तो एक साइकिल का वर्क डन हुआ। अगर ऐसे 25 बार होती है साइकिल, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार 25, तो जाहिर बात है यहाँ जो भी पॉसिबल वर्क डन हमको मिल रहा होगा हम उसे क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन वी विल बी गेटिंग अवर आंसर करेक्ट। सो लेट्स कंटिन्यू। ये पाई डेल्टा पी कितना है? 10 इंटू 10⁵, सही जा रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा वी कितना है? 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 साइकिल्स, ठीक है। So this and this will get cancelled, this and this will get cancelled, this will become 2, this will become 5. 5 into 2 will become 10, 10 into 25 will become 250, 250 pi. So you may get the work done something like this, 250 pi into 10 to the power 2 joule. आप चाहो तो आगे पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 3.14 एंड फर्दर कैलकुलेशन को कैरी करो। बट आपको मैं इस चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा था कि हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे कैसा। तो खास सर्कल में आके हम अटकते हैं। उसको यार रेक्टेंगल रहा तो अलग अलग लेंथ, अलग अलग ब्रेड्थ है, हाइट है, बेस है, अलग अलग मिल जाता है, लेकिन सर्कल में आके अटक जाते हैं। इसलिए खास ध्यान देना, यहाँ पे दो अलग अलग रेडियाई, एक रेडियस वॉल्यूम एक्सिस के हिसाब से, दूसरा रेडियस प्रेशर एक्सिस के हिसाब से। तो पाई आर इंटू आर यानी कि पाई आर स्क्वायर ले रहे हैं। बट याद रखना, पहला रेडियस वॉल्यूम एक्सिस के हिसाब से, दूसरा रेडियस प्रेशर एक्सिस के हिसाब से, ऐसे लेना पड़ेगा। और डायरेक्ट रेडियस लेने में भी अगर दिक्कत हो रही है तो सीधा सीधा टोटल चेंज ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय 2, टोटल चेंज ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वो अपने आप में रेडियस ही बना। आप सभी को समझ में आ गया? यस Yes. बॉयज? Yes, क्लियर हुआ बॉयज को? yes, yes. Okay, one last question, and this question will be your homework. We'll end up with this, and hopefully in the coming lecture we'll start with heat engine and refrigerators. यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है और खाली ये छोटे से यूनिट का ध्यान देना है। लीटर है, लीटर का कन्वर्जन आपको करना है 10⁻³ मीटर क्यूब में। अब बोले आप यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालेंगे? चले होमवर्क क्या खत्म ही कर देते हैं। बोले आप तो क्या इस पूरे का एरिया निकालना है? एक में लेंगे लेंथ, दूसरे में लेंगे ब्रेड, खत्म हो गई बात। कितना? ये लेंथ हो गई, ब्रेड कितनी हुई? करेक्ट है। ये तो टोटल वर्क डन हो गया, लेकिन इसने बोला है वर्क डन इन ईच केस। हाँ, ये तुम होमवर्क में कर लेना। ये टोटल वर्क डन मैं निकाल रहा हूँ, कितना हो गया टोटल वर्क डन बताएं? 1600. 16 इंटू 10⁻², यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1600 जूल। अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, मैं पूरा रीड नहीं किया, ऐसे ही शुरू किया था मैंने सोल्यूशन। हर केस का वर्क डन आपको निकालना है। तो लेट मी टेल यू कि बीसी प्रोसेस का वर्क डन 0 होगा और एडी प्रोसेस का वर्क डन भी 0 होगा। क्या कहते हो? इस Yes. प्रोसेस का वर्क डन हो जाएगा पीडीवी आइसोबारिक, और ये वाले प्रोसेस का वर्क डन भी हो जाएगा पीडीवी। लेकिन ख्याल रहे, यहां जब पीडीवी करेंगे तो प्रेशर 6 लेंगे, और यहां जब पीडीवी करेंगे तो प्रेशर 2 लेंगे। डन। यहां डीवी करेंगे तो एबी का डीवी हम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहां जब डीवी करेंगे तो सीडी का प्रोसेस का आएगा -4। नोटिस कर रहे हैं आप बात मेरी? Yes. तो फिर ये चीज आप होमवर्क में सॉल्व कर लें। सो ये सारे कुछ क्वेश्चन आज की लेक्चर के लिए थे, जो प्रीवियस लेक्चर में अपने बाकी रह गए थे। सो विद दिस हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को आज कंप्लीट कर लिया इस लेक्चर के साथ।
अब आगे के लेक्चर्स में होपफुली विल बी स्टार्टिंग विथ हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन सभी टॉपिक्स पर बात करते हैं। एंड कपल ऑफ मोर लेक्चर्स वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर। रुक जाए।